नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 12th का जो इतिहास यानी हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो। ठीक है, ये हमारा सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसका ये जो है सिलेबस है हिस्ट्री का। ये हमारा न्यू और लेटेस्ट सिलेबस है जो इस साल सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है। इस साल का मतलब है सेशन 2023 और 24 जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो चलते हैं आगे। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है a.k/NCERT स्टडी स्पेस पॉइंट। यानी अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तभी जो है हमारा जो ग्रुप है वो ओपन होगा। अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी कुछ मिस करेंगे तो हमारा जो ग्रुप है वो ओपन नहीं होगा। अगर आप ये नाम सर्च करोगे तो ग्रुप जो है वो इस प्रकार से ओपन होगा और उसमें जो फोटो रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप का नाम भी लिखा रहेगा नीचे, आप देख सकते हो। तो आप जो है टेलीग्राम पर हमारा जो ये ग्रुप का नाम है ये सर्च कर कर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो आप जब प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके पास हिस्ट्री यानी इतिहास में जो है 3 बुक है। पहला आपका है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। दूसरा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। तीसरा आपका है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। अब जो ये भाग 1, 2, 3 इसका मतलब क्या है? तो भाग 1 जो है इसको कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन का मतलब होता है बहुत ही पुराना, उसको कहते हैं प्राचीन। तो इसमें आप जब पढ़ोगे तो इसमें आप प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आप विश्व के बारे में नहीं पढ़ोगे क्योंकि जो क्लास 11 था वो था हमारा विश्व लेवल पे। उसमें आपने मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वो आपने पढ़ा था। तो ये है भारतीय इतिहास यानी भारत का जो इतिहास है आज से 50 साल पहले, 2000 साल पहले। तो जो इतिहास है उसके कुछ विषय हैं, कुछ टॉपिक हैं, वो आप इस प्राचीन इतिहास में पढ़ोगे। भाग 1 है। भाग 1 इसलिए है क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारी किताबें जैसे 2 है, 3 है, इसलिए इसको भाग 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कहते हैं। लेकिन इस बुक का नाम है प्राचीन इतिहास। इसमें आप बहुत ही पुरानी बातें पढ़ोगे, बहुत ही पुरानी। ठीक है, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो है आपका ये मध्यकालीन इतिहास है, इसमें आप 1000 के आसपास का समय पढ़ोगे, ये आ जाएगा इसमें। आधुनिक का मतलब है इसमें आप 1700 से आगे की कहानी पढ़ोगे, सन 1700 से आगे, तो ये हो जाएगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जो आपका ये तीनों बुक है ये आपका क्लास 12th के लिए है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहले मैं आपको पहले बुक का बताता हूँ सिलेबस की, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो पहला बुक है आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 यानी प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। तो आपका पहला बुक है प्राचीन इतिहास, जिसमें आपको इस साल ये सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आपको बताता हूँ कौन से पढ़ने हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है वो है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ये जो चैप्टर का नाम है ये जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है। ये हड़प्पा सभ्यता के जो स्रोत हैं ये सभी हैं और इसमें आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे कि उसका खोज कैसे हुआ, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसकी लिपि क्या है और इसकी जो विशेषता है वो क्या है। क्या और ये जो हड़प्पा है इसका जो इसका अर्थ क्यों नहीं निकाल पाए लोग, इतिहासकार, तो आप इसमें ये पढ़ोगे। तो ये आपका पहला चैप्टर आ रहा है। दूसरा जो आपका है राजा, किसान और नगर। में आप आरंभिक राज्य जो अर्थव्यवस्था थी वो आप पढ़ोगे, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, यानी जो शुरू में जो हमारे राज्य थे उसमें जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, कैसी थी, ये आप पढ़ोगे। इसमें जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हो जाता है उसके बाद आ जाता है वैदिक सभ्यता, फिर हर्यक वंश आ जाता है, नंद वंश आ जाता है, मौर्य वंश आ जाता है और फिर जाके जो है गुप्त वंश आ जाता है, फिर शुंग वंश आ जाता है, इस तरह चलते रहता है। तो जो आपका इसमें है, इसमें मेन टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और वैदिक सभ्यता। ठीक है, आप 2 टॉपिक के ऊपर पढ़ोगे, मौर्य साम्राज्य और वैदिक सभ्यता। शुंग वंश जो थोड़ा सा पढ़ोगे आप, ज़्यादा नहीं इसमें। और जो इसमें आपका मेन टॉपिक रहेगा
वो रहेगा हम्पी, जो आपका ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ है वो किस प्रकार निकाल पाए लोग इतिहासकार, तो वो आप इसमें पढ़ोगे। तो आपका तीसरा बुक है, ये तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, यानी जो जाति है वो किस प्रकार की, तो इसमें आप पढ़ोगे आरंभिक समाज के बारे में पढ़ोगे। शुरू में जो समाज थे उनमें जो जातियां थी वो किस प्रकार की थी, वर्ग कौन कौन से थे। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600, यानी ईसा पूर्व का मतलब होता है 0 से पहले, और ईस्वी का मतलब होता है 0 के बाद। यानी मान लो यहाँ कहीं 600 है, यहाँ बताता हूँ, यहाँ मान लो 600 है, ये घट के यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे बढ़ के यहाँ 600, तो इसके बीच के समय को ही बोल दिए यहाँ पर ईसा पूर्व से ईस्वी। तो इसके बीच की कहानी पढ़ोगे आरंभिक समाज। तो इसमें आप पढ़ोगे कि महाभारत कैसा है, वो ग्रंथ कैसा है, और इसमें आप पढ़ोगे कि जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, उसमें जो पांडुलिपि मिली थी वो कहाँ से एकत्र किया गया था, तो आप इसमें पढ़ोगे। और उसका समालोचनात्मक संस्करण कितने पन्नों में तैयार किया गया था उसमें आप पढ़ोगे, और श्लोक कौन से थे आप ये भी पढ़ोगे। और इसमें जो हमारा पितृवांशिकता और मातृवांशिकता भी है इसमें, तो ये आप इसमें पढ़ोगे। इसमें शूद्र भी आ जाता है, ये भी आप इसमें पढ़ोगे, ब्राह्मण, ये सभी आप पढ़ोगे, पढ़ना है ये। तो आगे आपका चैप्टर है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये आप सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ोगे। जो हमारी संस्कृति थी, प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो बहुत पुरानी समय है ये एक तरह से। ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का काल था वो था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पर कहीं 2600 है, यहाँ से घटकर यहाँ 1900 आ गया, लेकिन ये ईसा पूर्व की बात है, तो ये वाला समय हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। तो ये हमारा जो ये चौथा अध्याय, इसमें आप सांची का स्तूप पढ़ोगे, और इसमें जो सांची का स्तूप था, इसमें जो तोरण द्वार लगा हुआ था उसको किस प्रकार बचाया गया, किसने बचाया, तो आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, शाहजहाँ बेगम के बारे में पढ़ोगे, सुल्तान जहाँ बेगम। ठीक है, तो आपका जो ये 4 चैप्टर है वो प्राचीन इतिहास से आ रहा है। और जो आपका दूसरा किताब है वो है मध्यकालीन इतिहास। उसमें आप बीच का समय पढ़ोगे। जो भारत में जो बीच का समय था उसमें कुछ इतिहास थे, यानी कुछ बातें हुई, कुछ चीज़ हुआ, वो इतिहास के रूप में आपके सामने इस बुक के अंदर दिखेगा। वो क्या क्या हुआ था वो आप पढ़ोगे। और ये फोटो आपको दिख रहे हैं, ये एक चैप्टर से उठाया गया है, लेकिन ये जिस चैप्टर से उठाया गया है वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो चैप्टर आपका इसी में है, उसी के एक पन्ने से निकाला गया है टॉपिक, पूरा फोटो। तो इसमें जो आपका चैप्टर है वो 5वां है, भाग 2, यात्रियों का नजरिए। इसमें आप पढ़ोगे समाज के बारे में, उनकी समझ। इसका मतलब है जो 3 यात्री आए थे उनकी क्या समझ थी भारतीय इतिहास के पन्नों में, या फिर भारत के प्रति दृष्टिकोण उनका कैसा था। ठीक है, और जो इसमें आप पढ़ोगे लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक, यानी शताब्दी तक। ये आपका जो मध्यकालीन है, इसका मतलब यही होता है कि बीच का समय होना, यानी इसमें ईसा पूर्व की बात नहीं चलेगी, इसमें बीच का समय चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका यात्रियों का नजरिए चैप्टर है, इसमें आपका है कि 3 यात्री जो आए थे, इब्न बतूता, और जो आपका फ्रांसवा बर्नियर था, और जो आपका अल बिरूनी था, ये 3 यात्री आए थे। तो इन 3 यात्रियों ने एक पुस्तक लिखी थी। अल बिरूनी ने लिखा था, फिर जाके फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था। क्या, तो ये 3 यात्री आप इसमें पढ़ोगे कि वो किस प्रकार भारत में आए थे और किस प्रकार गए, का जो वहाँ पे दृष्टि था, उनका नज़रिया था, वो किस प्रकार। तो इस चैप्टर का नाम यात्रियों के नज़रिए इसलिए रखा गया है, इसमें 3 यात्री आए थे, उनका नज़र कैसा था भारत के प्रति, इसलिए इसका नाम ही यही है। और जो आपका छठा अध्याय है वो भक्ति सूफी परंपरा, यानी भक्ति के प्रति, यानी जो हमारा हिंदू धर्म है और जो इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम का जो धर्म है, इनमें जो कुछ कमियां थी, कुछ मान लो इसमें कमी है कुछ तो इनको दूर करने के लिए कुछ संतों का उद्भव हुआ। तो वो आप इसमें पढ़ोगे किन संतों का उद्भव हुआ। और धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, यानी जो हमारे धार्मिक विश्वास है, जो धर्म के ऊपर जो विश्वास है, उसमें इतिहास क्या कहता है, यानी कुछ बातें हैं वो क्या दर्शाती है इतिहास के प्रति विश्वासों, यानी धार्मिक के ऊपर, लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, और जो आपका 7वां चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी जो एक साम्राज्य था, एक राजधानी थी, उसका नाम ही था विजयनगर। ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, चैप्टर खुद कह रहा है एक साम्राज्य था, उसकी एक राजधानी। तो आप विजयनगर के बारे में पढ़ोगे कि विजयनगर को वैसे हम्पी भी कहा जाता है, तो हम्पी की खोज कैसे हुई आप इसमें
अगर आपको हम्पी का वीडियो देखना है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया सभी। तो इसमें आप ये सब पढ़ोगे विजयनगर। और जो आपका 8वां अध्याय है वो है किसान, जमींदार और राज। इसमें आप पढ़ोगे जो मुगल समाज था हमारा, मुगल जो काल था उसमें जो जमींदार थे, जो किसान थे, उनकी दशा कैसी थी। फिर ये जो अब चैप्टर है इनकी दशा कैसे हो गई, लगभग 16 से 17वीं सदी तक। ठीक है, एक सदी की बात इसमें, एक सदी का जो काल है वो इस प्रकार से इसमें दिखे। तो जो आपका तीसरा है वो है आधुनिक इतिहास, यानी आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न जो भी जमाना जो चल रहा है मॉडर्न में जो समय है, मान लो 17वीं सदी से आगे का जो समय है, अभी 21वीं सदी चल रहा है, तो लगभग 4 सदी तक जो भी बदलाव हुए भारत में, तो उनका जो इतिहास था वो यहाँ पर आपको दिखेगा इस बुक के अंदर। ठीक है, ये महात्मा गांधी का फोटो है, आप देख सकते। तो इसमें जो आपका चैप्टर है वो है उपनिवेशवाद और देहात। क्या आप पढ़ोगे उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन भी किया गया था, वो किस प्रकार किया गया। तो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो कोई भी मान लो शक्तिशाली देश है और कोई भी कमजोर देश, अगर शक्तिशाली देश ने कमजोर देश को अपना गुलाम बना लिया, अब गुलाम बना तो लिया लेकिन किस रूप से बनाया, आर्थिक रूप से। अगर मान लो इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास अधिक पैसे हैं, तो ये गुलाम बन जाएगा इसका, ये आर्थिक रूप यहाँ पे चलेगा। अगर सांस्कृतिक, यहाँ मान लो यहाँ संस्कृति बहुत कमजोर है, माना नहीं जाता, अपनाया नहीं जाता, और यहाँ पे अपनाया जाता है, तो ये संस्कृति के रूप में गुलाम बन गया। सामाजिक, यानी समाज में अगर भिन्नता है, बहुत ही परेशानी है, तो ये देश या फिर ये राज्य जो है उसका गुलाम बन जाएगा। अगर राजनीति रूप से, यानी राजनीति में अगर कोई परेशानी है और इसमें नहीं है, तो ये इसका गुलाम बन जाएगा। यानी कुछ कुल मिलाकर कोई भी देश अपने से कमजोर देश को आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से अपना गुलाम बना लेता है, उसी को कहते हैं उपनिवेश। ठीक है, तो आपका 10वां जो चैप्टर है वो है विद्रोही और राज। विद्रोही जो है, विद्रोही करने के बाद राज किया गया था, वो किस प्रकार किया गया था, किसने विद्रोह किया था। आप ये चैप्टर पढ़ो, ये चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, यानी विद्रोह करने के बाद राज किया गया था, किसने किया था, ये आप इसमें पढ़ोगे। तो इसमें आप लगभग जो है 1857 का जो आंदोलन था, आंदोलन मान सकते हो उसको, आप क्रांति भी मान सकते हो, तो उसके जो व्याख्यान है वो आप इसमें पढ़ोगे। 1857 का जो आंदोलन था उसकी पूरी व्याख्या करेगा ये चैप्टर। ठीक है, मान लो ये जो 1857 भी है, इसमें जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो उन्होंने विद्रोह किस प्रकार किया था उसका पूरा व्याख्या आपको इस चैप्टर में। और जो आपका अगला है वो है 11वां चैप्टर आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो महात्मा गांधी जी थे उनका राष्ट्रीय, यानी भारत के प्रति जो है क्या योगदान था वो आप इसमें पढ़ोगे, क्या आंदोलन था वो आप इसमें पढ़ोगे। सविनय अवज्ञा और उससे आगे, सविनय अवज्ञा जो है उससे आगे की कहानी आप इसमें पढ़ जाओगे, इसमें आपको मिल के कुछ पन्ने हैं, आपको इसका जो पन्ना है ये मिल जाएगा संविधान से पहले वाला। ठीक है, तो इसमें आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। और जो आपका आखिरी चैप्टर है संविधान का निर्माण, ये इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, जो कि अभी वो तो 15वां चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको बार बार दिखेगा क्योंकि चैप्टर कटे हुए हैं इसलिए नाम पीछे गया है। ठीक, तो संविधान का निर्माण, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें ये मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर है ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है वैसे, क्योंकि इसका नाम ही संविधान का निर्माण है, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक तो हो ही नहीं सकता, आप समझ सकते, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक। तो संविधान के निर्माण का मतलब है कि संविधान का निर्माण हो गया तो एक नई युग की शुरुआत हो गई। ये चैप्टर खुद कह रहा है संविधान का निर्माण हुआ और एक नए युग की शुरुआत हो गई भारत में, किस प्रकार। तो आप इसमें पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे विपक्षी दल थे वो आप इसमें पढ़ोगे, और इसमें संविधान का जो गठन किया गया था वो किसके तहत किया गया था, और नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किस प्रकार किसने स्वागत किया था उसका, एनजी रंगा, सब इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका ये हिस्ट्री का जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया, तीनों बुक के मैंने आपको बता दिए, और जो आपका ये सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कोर्स स्टार्ट करवा दिया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत।